हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की 10 का मैथ, जिसमें आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। 1.3 में ये कह रहा है पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्नावली है ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली में से निश्चित रूप से एक सवाल आपका आएगा। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अगर अपरिमेय संख्या कह रहा है तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा जी? परिमेय मानना पड़ेगा। अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि √5 एक, उल्टा लिखते हैं, एक परिमेय संख्या है। तो मान लीजिए जी कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो आप जानते हैं कि P/Q के रूप में होता है। तो लिख सकते हैं कि √5 P/Q। कमा दे के लिख सकते हैं कि जहां P और Q सह अभाज्य, क्या जी? सह अभाज्य है। सह अभाज्य है, सह अभाज्य तथा लिख सकते हैं क्या जी? Q ≠ 0। परिमेय संख्या के लिए Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होगा तो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख दिया कि जहां P और Q सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या जी? P और Q दोनों का जो मौसा होगा वो आपका 1 होगा। सह अभाज्य में आपको बताया गया है कि अगर P और Q एक युग्म के रूप में उपस्थित होगा तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। तो इन युग्मों का अगर महत्तम समापवर्तक 1 होगा तो उसी को एक शब्दों में हम क्या? सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। इसलिए लिख दिया गया कि P और Q सह अभाज्य है, क्योंकि P और Q का मौसा 1 है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे, यहां पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा जी? √5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर P/Q का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो रूट तो वर्ग से रूट आपका खत्म हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। इक्वल टू ये आपका हो जाएगा P² और बाई क्या जी? Q²। तिर्यक गुणा कर देते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा जी? 5Q² P² हो जाएगा। देखिए अगर Q² बराबर निकालेंगे तो P² बटा क्या होगा? 5 हो जाएगा ना जी। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर P² में जैसे हम 5 से भाग दे रहे हैं, आपका Q² आ जा रहा है। यानी कि 5 से P² विभाजित होगा। तो जब 5 से P² विभाजित होगा तो 5 से आपका P भी विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5, P² को क्या करता है जी? विभाजित करता है, विभाजित करता है। फिर दैट इम्प्लाई 5, P को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखलाई दे रहा है कि Q² बराबर आ गया P²/5। इसका मतलब क्या हुआ कि जब P² में हम 5 का भागा दे रहे हैं तो आपका Q² आ जा रहा है।
यानी कि 5 जो होगा पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो जब 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर वही चीज लिख दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, मानेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना, यहां पर मान लेते हैं कि माना क्या जी, P बराबर मान लेते हैं, माना आपका P बराबर 5M, माना P बराबर 5M, रूट के अंदर 5 दिया है तो 5M ही मानेंगे P बराबर, यहां पर P बराबर। अब लिख देते हैं यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा ये हो जाएगा 25 एम स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, 25 एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर क्या जी 1। अब इसमें रखेंगे, लिखेंगे कि पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी आपका, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 5 है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, पी स्क्वायर का मान कितना दिया है 25 एम स्क्वायर बटा 5, ये आपका आ गया। तो यहां से कटा देते हैं, 5 5 है 25, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एम स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो आपका क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जब 5 से हम क्यू स्क्वायर में भाग दे रहे हैं तो आपका एम स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित होगा। जब 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित होगा तो आपका 5 से क्यू भी विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे दैट इंप्लाई 5 कामा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। फिर दैट इंप्लाई 5 कामा क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या कर देगा जी, विभाजित करेगा। तब यहां पर लिखेगा, देखिए यहां पर अभी हमने बतलाया कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार से 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो p को और q को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5p और q के लिए क्या होगा जी, उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि, लिखेंगे कि चूंकि 5 कामा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब उभयनिष्ठ आपका गुणनखंड होगा तब क्या होगा जी, यह इस मान्यता का विरोध करेगा ना जी। लिख देंगे यह इस मान्यता का विरोध करता है। जब मान्यता का विरोध करेगा तो अब क्या होगा जी, लिख देंगे कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिख देंगे विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः क्या जी, लिख सकते हैं अतः क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये आपका क्या होगा जी, सिद्ध हो गया। ये आपका क्या हो गया जी, सिद्ध हो गया, या इसी को लिखते हैं इति सिद्धम। प्रूफ हो गया ये आपका √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार से इसमें हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या जी, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, उसी के जैसा है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। जब हल करेंगे इसको हम, तो यहां पर लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर क्या जी, p/q। कामल देखो लिख सकते हैं कि जहां का जी p और q सह अभाज्य संख्या है, जबकि क्या जी, Q ≠ 0। ये आप लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर p/q। ये आप लिख सकते हैं 2 √5 बराबर क्या जी, p/q। 3 को पक्षांतर कर देंगे तो -3। अगर √5 बराबर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर p/, ये 2 का इंटू है, इधर आएगा तो दोनों में जाएगा, भाग होगा, ये 2q हो जाएगा और -3/2 हो जाएगा। तो हमारा देखिए √5 बराबर आ गया क्या जी, p/2q और -3/2। तो लिख सकते हैं क्या जी, लिखेंगे चूंकि p और q एक पूर्णांक है, इसलिए क्या जी, p/2q और -3/2 एक परिमेय संख्या है। जब आपका एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लिख सकते हैं इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर √5 बराबर इतना दिया है, तो जब इधर वाला भाग आपका परिमेय संख्या हो जाएगा तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए लिख दिया गया है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद चलते हैं आगे हम इसी में। जब ये परिमेय संख्या हो गया, यहां पर लिखेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि, लिख देंगे, यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। हमारी
अवधारणा गलत है। अतः लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं जी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये रहा आपका 2 नंबर सवाल। और देखिए 2 नंबर सवाल और पहले नंबर सवाल के आधार पर ही आपका तीसरा क्वेश्चन दे रहा है। इसमें भी सिद्ध करने के लिए दिया ही है। तीसरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पहले और दूसरे क्वेश्चन के आधार पर ही दिया गया है। इसलिए तीसरे क्वेश्चन को आप अपने घर पर ही पहले और दूसरे क्वेश्चन के आधार पर क्या करेंगे, हल करेंगे। और इस प्रकार आपकी जो प्रश्नावली है 1.3 क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जिन बच्चों को ये वीडियो समझ में न आया हो, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाब 9X को आप भाई सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो जाए आपको मिलता रहे या आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।